हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राधेश्याम यादव आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एजिका पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए लेके आया हूं पोल्ट्री फार्मिंग से संबंधित अपना आज की क्लास में 45 क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। बहुत ही शानदार जो पिछले एग्ज़ाम में आ चुके हैं या आने की पूरी संभावना है, उसी प्रकार के क्वेश्चनों का हमने समावेश किया है आज की क्लास में। आज की क्लास बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त क्लास होने वाली है। इस क्लास का लिंक आप सभी स्टूडेंट्स को शेयर कर दें। आपका जो भी माध्यम है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। तो शुरू करते हैं अपना आज की क्लास। आज की क्लास है उसका जो अपना पहला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। मुर्गी में गुणसूत्र संख्या होती है। मुर्गी में आपको क्रोमोसोम नंबर बताने हैं। क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? ऑप्शन 1 है 45, ऑप्शन 2 है वो है 60, ऑप्शन 3 है वो है 74 या ऑप्शन 4 है 78। कमेंट करके आप जवाब दें कि मुर्गी में क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं। मुर्गी में क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? क्या 45 होते हैं या फिर 60 होते हैं या 74 होते हैं या फिर 78 होते हैं? मुर्गी में क्रोमोसोम नंबर बताने हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 78। 78 क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं मुर्गी में। क्रोमोसोम की खोज स्टार्स बर्गर ने की थी और नाम डब्ल्यू वाल्डे ने दिया था। किसने दिया था? डब्ल्यू वाल्डे ने। और खोज किसने की थी? स्टार्स बर्गर ने की थी। किसने की थी? स्टार्स बर्गर ने की थी। और साथ ही आपको बता दें, जो 54 होते हैं वो भेड़ में होते हैं, 60 बकरी में और गाय में होते हैं, और 74 होते हैं वो होते हैं ऊँट में। किस में होते हैं? ऊँट में। सुअर में होते हैं वो 38 होते हैं, और भैंस में 48 और 50। भैंस आपको बताया था दो प्रकार की होती है। स्वयं भैंसों में 48 होती है क्रोमोसोम नंबर, और जो रिवर भैंसें होती है उनमें क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो होते हैं 50। तो अपन नेक्स्ट 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन जो अपना है वो है व्हाइट लैंगॉर्न मुर्गी का उत्पत्ति स्थल बताना है आपको। व्हाइट लैंगॉर्न जो अंडे के लिए प्रसिद्ध है, मेडिटेरियन वर्ग की जो मुर्गी है व्हाइट लैंगॉर्न, उसका उत्पत्ति स्थल बताना है। क्या स्पेन उसका उत्पत्ति स्थल है, या फिर इटली है, या फिर हॉलैंड है, या ब्राज़ील है? व्हाइट लैंगॉर्न मुर्गी का उत्पत्ति स्थल है स्पेन, इटली, हॉलैंड या फिर ब्राज़ील। व्हाइट लैंगॉर्न मुर्गी का उत्पत्ति स्थल बताना है। स्पेन है, इटली है, हॉलैंड या ब्राज़ील है? तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा इटली। क्या हो जाएगा? इटली। मेडिटेरियन वर्ग की मुर्गी है और सबसे ज़्यादा अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल है व्हाइट लैंगॉर्न, मिनार्गा, एनकोना। ये मेडिटेरियन वर्ग में आती है जिनको अंडों के लिए पाला जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं अगला जो 3 नंबर का क्वेश्चन है, वो बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त क्वेश्चन है 3 नंबर का। निम्न में से मांस के लिए पाली जाने वाली मुर्गी की नस्ल बतानी है आपको कि मांस के लिए मुर्गी की किस नस्ल को पाला जाता है। मांस के लिए मुर्गी की कौन सी नस्ल है जिसको पाला जाता है? ऑप्शन 1 है कड़कनाथ, ऑप्शन 2 है व्हाइट लैंगॉर्न, ऑप्शन 3 है प्लाईमाउथ रॉक, ऑप्शन 4 है असील। कौन सी नस्ल को मांस के लिए पाला जाता है या मांस के लिए प्रसिद्ध है, उच्च कोटि का मांस प्राप्त होता है? कड़कनाथ से, व्हाइट लैंगॉर्न से, प्लाईमाउथ रॉक से या असील से? तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा प्लाईमाउथ रॉक, जो अमेरिकन वर्ग की है और मूल स्थान भी इसका अमेरिका है। प्लाईमाउथ रॉक जो उच्च कोटि के मांस के लिए प्रसिद्ध है। बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 की। जो क्वेश्चन नंबर अपना 3 है हो गया कंप्लीट। 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वह विश्व में भारत का अंडा उत्पादन में कौन सा स्थान है? बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त क्वेश्चन है। विश्व में आपको भारत का स्थान बताना है अंडा उत्पादन में। क्या पहला स्थान है, या फिर तीसरा स्थान है, या 5वां स्थान है, या 8वां स्थान है? कौन सा स्थान है भारत का अंडा उत्पादन में? पहला, तीसरा, 5वां या 8वां? कमेंट करके आप जवाब दें।
पहला स्थान है, तीसरा स्थान है, पांचवा है या आठवां? तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान। विश्व में भारत का अंडा उत्पादन में तीसरा स्थान है। साथ ही आपको बता दें पोल्ट्री उत्पादन में पांचवा स्थान है और पोल्ट्री के मांस में दुनिया भर में भारत का छठा स्थान है। पोल्ट्री के मांस में छठा और पोल्ट्री उत्पादन में पांचवा स्थान है भारत का, जबकि अंडा उत्पादन में कौन सा है? तीसरा स्थान है। बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 की। जो अपना क्वेश्चन नंबर 5 है, जो अपना 5 नंबर का क्वेश्चन है वो है व्हाइट लैंगॉर्न नस्ल की मुर्गियाँ कितने माह की उम्र में अंडे देना प्रारंभ कर देती है? अभी आपने पढ़ा था व्हाइट लैंगॉर्न का मूल स्थान इटली था, मेडिटेरियन वर्ग की मुर्गी थी। यहाँ पर बताना है व्हाइट लैंगॉर्न जो मुर्गियाँ है वो कितने माह की उम्र में अंडा देना शुरू कर देती है? ऑप्शन 1 है इसका 1 माह है, ऑप्शन 2 है 3 माह है, ऑप्शन 3 है 5 माह है, ऑप्शन 4 है 8 माह है। कितने माह के होने पर वो अंडा देना शुरू कर देती है व्हाइट लैंगॉर्न मुर्गियाँ? ऑप्शन 1 है 1 माह है, ऑप्शन 2 है 3 माह है, ऑप्शन 3 है 5 माह है, ऑप्शन 4 है 8 माह है। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा 5 माह। 5 माह में अंडे देना शुरू कर देती है व्हाइट लैंगॉर्न नस्ल की मुर्गियाँ। व्हाइट लैंगॉर्न नस्ल की मुर्गियाँ 5 माह में अंडे देना शुरू कर देती है। अंडों के लिए सबसे अच्छी मुर्गी की नस्ल है व्हाइट लैंगॉर्न, मेडिटेरियन वर्ग की है। पक्षी बहुत हल्के होते हैं। मादा का वजन देखें तो इसका होता है 2 किलो के लगभग, और इसके जो नर का वजन होता है वो होता है 2.5 किलो के लगभग। नेक्स्ट अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। 6 नंबर का जो क्वेश्चन है अपना वो 6 नंबर का क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक मुर्गी पालन होता है। भारत में सबसे ज़्यादा मुर्गी पालन कहाँ पर होता है? राजस्थान में बताना है। साथ ही भारत में बताया तो आप कमेंट करके बताइए कि भारत में सबसे ज़्यादा मुर्गियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं या कहाँ पर मुर्गियों का सबसे ज़्यादा पालन किया जाता है। नए डाटा के अनुसार बताएं भारत में, कमेंट करके बताएं। भारत में आपको बता दें मुर्गियाँ सर्वाधिक है वो तमिलनाडु में, जबकि अंडा उत्पादन कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। और प्रति व्यक्ति अंडे की उपलब्धता भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। ध्यान दे लेना, मुर्गियाँ तमिलनाडु में, अंडा उत्पादन और अंडे की उपलब्धता भारत में सर्वाधिक कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। राजस्थान में सर्वाधिक मुर्गी पालन किस जिले में होता है? यहाँ पर यह क्वेश्चन है आपका, भीलवाड़ा में या फिर अजमेर में या फिर जयपुर में या बीकानेर में। राजस्थान में सर्वाधिक मुर्गी पालन कहाँ होता है? भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर या बीकानेर? तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा अजमेर में। कहाँ पर होता है राजस्थान में सर्वाधिक मुर्गी पालन? अजमेर में होता है। कहाँ पर होता है? अजमेर में। अगला देखते हैं अपन अगला 7 नंबर का क्वेश्चन। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 है इज्जतनगर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 2 है लखनऊ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 3 है पटना बिहार, ऑप्शन 4 है बीकानेर राजस्थान। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ स्थित है? इज्जतनगर उत्तर प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश, पटना बिहार या बीकानेर राजस्थान? तो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान है वो स्थित है इज्जतनगर उत्तर प्रदेश। कहाँ पर स्थित है? इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान। 1979 को इसकी स्थापना हुई थी। 1979। नेक्स्ट देखते हैं अपन जो 8 नंबर का क्वेश्चन है अपना, एक मुर्गी के अंडे में श्वेतक व जर्दी बतानी है कि कितना श्वेतक होता है और कितनी जर्दी होती है एक मुर्गी के अंडे में। ऑप्शन 1 18 ग्राम व 14 ग्राम व 18 ग्राम क्रम से बताने। पहले श्वेतक की मात्रा बतानी है फिर जर्दी की मात्रा बतानी है। क्या 18 ग्राम 14 ग्राम और 18 ग्राम है, या 18 व 34 ग्राम है, या 4 ग्राम व 8 ग्राम है, या 34 ग्राम व 18 ग्राम है? एक मुर्गी के अंडे में श्वेतक और जर्दी क्रम से कितनी है? क्रम से बतानी है। कौन सा ऑप्शन इनमें सही है कमेंट करके आप बताएं। 14 ग्राम और 18 ग्राम, 18 ग्राम और 34 ग्राम, 4 ग्राम और 8 ग्राम, 34 ग्राम और 18 ग्राम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 34 ग्राम व 18 ग्राम। कितना है? 34 ग्राम व 18 ग्राम। नेक्स्ट देखते हैं अपन अगला जो अपना 9 नंबर का क्वेश्चन है वो है, एक अंडे में कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 20 कैलोरी, 40 कैलोरी, 60 कैलोरी, 80 कैलोरी?
यदि आप मानते कि एक अंडे से 40 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है तो बी जवाब दे, 20 के लिए ए जवाब दे, 60 कैलोरी के लिए सी जवाब दे और 80 कैलोरी के लिए डी जवाब दे। एक अंडे के सेवन से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाए वो हो जाएगा, वो है 80 कैलोरी। कितनी कैलोरी? 80 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 80 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। जो अपना अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का, मुर्गी के मांस में वसा की मात्रा होती है। मुर्गी के मांस में वसा फैट कितना % पाया जाता है? मुर्गी के मांस में वसा की मात्रा बतानी है। क्या मुर्गी के मांस में 8% फैट होता है या 10% होता है या 12% होता है या 15% होता है? मुर्गी के मांस में फैट की मात्रा, तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा, पहले आप कमेंट करके बताइए कि मुर्गी के मांस में प्रोटीन कितनी होती है। ये वसा की मात्रा है। प्रोटीन के बारे में जानकारी हो तो आपको बता दूं, मुर्गी के मांस में वसा होती है, वो फैट होते हैं, वो तो होते हैं 15%, और प्रोटीन जो होती है वो होती है 18%। कितनी प्रतिशत होती है? 18%। 11 नंबर का अपना क्वेश्चन है, कुक्कुट पालन में अंडा उत्पादन हेतु मादा व नर का अनुपात क्रमशः होना चाहिए। ऑप्शन 1 है 10:1, ऑप्शन 2 है 1:10, ऑप्शन 3 है 20:1 और ऑप्शन 4 है 1:20। तो आपको बताना है कि कुक्कुट पालन में अंडा उत्पादन हेतु मादा व नर का अनुपात, यानी पहले मादा और फिर बाद में नर का अनुपात बताना है क्रम से, कि मादा कितने रखते हैं और नर कितने रखते हैं। कमेंट करके आप इसका सही जवाब दें। इसका सही जवाब आपको मैं बता देता हूँ। इसका जो सही आंसर है वो है 10:1, 10:1, यानी 10 तो मादा और 10 मादा पे 1 नर पर्याप्त रहता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 12। मुर्गी के अंडे में वसा की मात्रा होती है। वसा कितने % पाई जाती है? मुर्गी के अंडे में फैट का % बताना है आपको। फैट कितने % होता है? 11% होता है या फिर 15% होता है या 18% होता है या 20% होता है? कितना फैट होता है मुर्गी के अंडे में? 11%, 15%, 18% या फिर 20%? मुर्गी के अंडे में वसा की मात्रा बतानी है। पिछले क्वेश्चन में आपने प्रोटीन मांस में वसा की मात्रा पढ़ी थी, अब है अंडे में वसा की मात्रा। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा, अंडे में जो वसा की मात्रा होती है वो होती है 11%, जबकि मांस में वसा की मात्रा कितनी थी? 15%। मांस में 15, अंडे में 11% वसा की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13। मुर्गी के मांस में कितने % प्रोटीन होती है? मुर्गी के मांस में जो प्रोटीन है वो कितने % पाई जाती है? कितने %? 3 ही ऑप्शन हो गए, चौथा ऑप्शन अपना कट गया है यहाँ पर थोड़ा। मुर्गी के अंडे में प्रोटीन की मात्रा, मुर्गी के मांस में प्रोटीन की मात्रा बतानी है। कितनी प्रोटीन होती है मुर्गी के मांस में? ऑप्शन 1 है 8 से 12%, ऑप्शन 2 है 12 से 15% और ऑप्शन 3 है 16 से 22%। आंसर तो इन तीनों में से ही आप बता दें कौन सा आंसर सही है। 8 से 12% या 12 से 15% या 16 से 22%? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 16 से 22%। 16 से 22% मांस में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। और अगर पिक्स पूछ रहे तो 18% के लगभग पाई जाती है। 18% के लगभग प्रोटीन पाई जाती है। 16 से 22 है वो एवरेज रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन 14 नंबर का क्वेश्चन। अंडे की मुख्य प्रोटीन कौन सी है? अंडे की आपको मेन प्रोटीन बतानी है कि मेन प्रोटीन कौन सी है। क्या अंडे की मेन प्रोटीन एल्बुमिन है या मायोसिन है या इलास्टिन है या केसिन है? कौन सी अंडे की मुख्य प्रोटीन है? मुख्य प्रोटीन कौन सी है अंडे की? एल्बुमिन है, मायोसिन है, इलास्टिन है या केसिन है? तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि अंडे की मुख्य प्रोटीन कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंडे की जो मुख्य प्रोटीन है वो है एल्बुमिन। कौन सी है? एल्बुमिन। इसका सही आंसर हो जाएगा एल्बुमिन। अंडे की मुख्य प्रोटीन कौन सी होती है? एल्बुमिन होती है। नेक्स्ट देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। 15 नंबर का अपना जो क्वेश्चन है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और जनरल क्वेश्चन है। एक स्वस्थ मनुष्य को प्रतिदिन कितने पशु जनित प्रोटीन की आवश्यकता होती है? एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन कितने पशु जनित प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 20 ग्राम है या फिर 40 ग्राम, 60 ग्राम या 80 ग्राम? कितनी प्रोटीन चाहिए एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन? 20 ग्राम, ऑप्शन 2 है 40 ग्राम, ऑप्शन 3 है 60 ग्राम, ऑप्शन 4 है 80 ग्राम। कितनी प्रोटीन चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा एक स्वस्थ मनुष्य को प्रतिदिन 20 ग्राम प्रोटीन, पशु जनित प्रोटीन चाहिए। टोटल प्रोटीन चाहिए 60 ग्राम। कितनी ग्राम चाहिए? 60 ग्राम। और इस 60 ग्राम का 1/3 भाग, कितना भाग? 1/3 भाग, यानी 1/3 भाग पशु जनित होनी चाहिए। तो 60 का 1/3 भाग हो गया 20 ग्राम। तो 20 ग्राम प्रोटीन है ना, वो पशु जनित, पशुओं से प्राप्त उत्पादों से प्राप्त होनी चाहिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है, अंडे के कौन से भाग अंडे की जर्दी को अंडे के मध्य में स्थित रखता है? यानी अंडे का ऐसा कौन सा भाग है जो जर्दी को बीच में रखने का कार्य करता है? चेलेजा है, पित्तक है, कवच है, या फिर जर्दी है? आपको सही आंसर बताना है इसका कि अंडे का कौन सा भाग है वो अंडे की जर्दी को अंडे के बीच में रखता है। वो चेलेजा है, पित्तक है, कवच है, या जर्दी है? कौन सा भाग है? तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा जो भाग रखता है बीच में अंडे की जर्दी को, वो है चेलेजा। कौन सा है? चेलेजा। कौन सा है? चेलेजा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न है 19 नंबर का, वह अंडों के आंतरिक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अंडों के आंतरिक गुणों का अध्ययन किस यंत्र की सहायता से किया जाता है? अंडे के आंतरिक गुणों का अध्ययन किस यंत्र की सहायता से किया जाता है? क्या वो इंक्यूबेटर से किया जाता है, या फिर हॉपर से किया जाता है, या फिर बॉडी जो कास्टेटर से करते हैं, या कैंडलर से करते हैं? अंडे के आंतरिक भागों का अध्ययन कौन से यंत्र से किया जाता है? यानी कह सकते हो आपकी अंडे की सोनोग्राफी कौन से यंत्र से की जाती है? इंक्यूबेटर से की जाती है, या हॉपर से की जाती है, या बॉडी जो कास्टेटर से की जाती है, या कैंडलर से की जाती है? आपको सही आंसर बताना है इसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कैंडलर। कौन सा हो जाएगा? कैंडलर। अंडे सेने के 7वें दिन और 14वें दिन जांच कर लेते हैं कैंडलर की सहायता से कि भ्रूण का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा। नेक्स्ट देखते हैं अपन अगला, जो 20 नंबर का क्वेश्चन है, वो 500 चूजों के लिए ब्रूडर घर का आकार बताना है आपको। 500 चूजों के लिए कितना ब्रूडर घर चाहिए? 500 चूजों के लिए ब्रूडर घर का आकार बताना है। क्या 2x2 वर्ग मीटर? ब्रूडर घर आप जानते होंगे कि जन्म से लेकर 4 सप्ताह तक के बच्चों को पालना ब्रूडिंग कहलाता है और उनको ब्रूडर घर में रखकर पाला जाता है। तो 500 चूजे तो उनके लिए किस आकार का ब्रूडर घर चाहिए? 2x2 वर्ग फीट, या फिर 5x5 वर्ग फीट, या 8x8 वर्ग फीट, या 12x12 वर्ग फीट? आप कमेंट करके जवाब दें कि 500 चूजों को ब्रूडर घर का आकार बताएं आप। इसका सही आंसर है वो हो जाएगा 5x5 वर्ग फीट। कितना हो जाएगा? 5x5 वर्ग फीट। नेक्स्ट देखते हैं अपन अगला, जो अपना अगला क्वेश्चन है 21 नंबर का क्वेश्चन है, वो निम्न में से कौन सी बीमारी अंडों के माध्यम से चूजों में फैलती है या फैल सकती है? कौन सी बीमारी है जो अंडों के माध्यम से चूजे में आ सकती है? तो ऑप्शन 1 है रानीखेत, ऑप्शन 2 है मेरेक्स, ऑप्शन 3 है ल्यूकोसिस, और ऑप्शन 4 है खूनी पेचिश। कौन सी बीमारी है जो अंडों से चूजों में आ सकती है? रानीखेत, मेरेक्स, ल्यूकोसिस, या खूनी पेचिश? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ल्यूकोसिस। ल्यूकोसिस जो बीमारी है वो अंडों से चूजों में फैल सकती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं 22 नंबर का क्वेश्चन, अंडे सहने का सर्वोत्तम समय बताना है। वैसे किसी भी समय आप अंडे सह सकते हो, लेकिन सर्वोत्तम समय कौन सा होता है अंडे सहने के लिए? क्या वो फरवरी मार्च होता है, या नवंबर दिसंबर होता है, या मई जून होता है, या अगस्त सितंबर होता है? कौन सा महीना है जो अंडे सहने के लिए सबसे अच्छा है, सर्वोत्तम है? फरवरी मार्च, नवंबर दिसंबर, मई जून, या अगस्त सितंबर? तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा, वो होगा फरवरी मार्च। अंडे सहने का सर्वोत्तम समय है फरवरी मार्च। और आपको बोल दी कि चूजे खरीदने का सर्वोत्तम समय कौन सा है, वो बताओ आप कमेंट करके कि चूजे खरीदने का सर्वोत्तम समय कौन सा है। चूजे खरीदने का सर्वोत्तम समय बताना है आपको। तो चूजे खरीदने का जो सर्वोत्तम समय है वो भी फरवरी मार्च है, क्योंकि एक दिन का ही चूजा ही खरीदा जाता है। चूजे खरीदने का सर्वोत्तम समय भी कौन सा हो गया? फरवरी मार्च। नेक्स्ट देखते हैं अपन 23 नंबर का क्वेश्चन, मुर्गियों के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, कितने घंटे प्रकाश चाहिए मुर्गियों को? 8 से 10 घंटे ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2 है 11 से 13 घंटे, ऑप्शन 3 है 14 से 16 घंटे, और ऑप्शन 4 है 18 से 20 घंटे। कितने घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है मुर्गियों को?
8 से 10 घंटे, 11 से 13 घंटे, 14 से 16 घंटे या 18 से 20 घंटे। तो इसका सही आंसर बताएं आप कमेंट करके कि इसका सही आंसर क्या होगा। मुर्गियों के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो मुर्गियों के लिए जो प्रकाश की आवश्यकता होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। 14 से 16 घंटे प्रकाश सही है। 14 से 16 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है मुर्गियों को। अगला अपन क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। इंक्यूबेटर में अंडे सहने हेतु इंक्यूबेटर का तापमान होना चाहिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। साथ ही आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूं। अंडे सहने के लिए जो मशीन, जो यंत्र, जो उपकरण काम में लेते हैं उसको इंक्यूबेटर कहते हैं। तो इंक्यूबेटर का तापमान, टेम्परेचर कितना होना चाहिए? कृत्रिम रूप से अंडे सह रहे हो आप, क्या वो 65 डिग्री फ़ारेनहाइट रखा जाता है इंक्यूबेटर का तापमान, या फिर 78 डिग्री फ़ारेनहाइट, या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, या 106 डिग्री फ़ारेनहाइट? तो कितना तापमान रखा जाता है वो आप कमेंट करके बताएं। क्या 65 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर 78 डिग्री फ़ारेनहाइट, या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर 106 डिग्री फ़ारेनहाइट? तो इसका सही आंसर होगा वो होगा 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका टेम्परेचर रखा जाता है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर का। 4 से 8 सप्ताह तक के चूजों को पालना क्या कहलाता है? 4 से 8 सप्ताह तक के चूजों को पालना क्या कहलाता है? क्या वह ब्रूडिंग कहलाता है, या फिर लेयर्स कहलाता है, या रियरिंग कहलाता है, या ग्रोवर मैनेजमेंट कहलाता है? 4 से 8 सप्ताह तक के चूजों को पालना क्या कहलाता है? ब्रूडिंग, लेयर्स, रियरिंग या ग्रोवर मैनेजमेंट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा रियरिंग। क्या हो जाएगा? रियरिंग। जन्म से लेकर 4 सप्ताह तक के चूजों को पालना ब्रूडिंग कहलाता है। जो अंडों के लिए पालते हैं उनको लेयर्स बोलते हैं। रियरिंग 4 से 8 सप्ताह तक के चूजों को पालना रियरिंग कहलाता है। और 8 सप्ताह से उत्पादन अवस्था तक पालना ग्रोवर मैनेजमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रोवर मैनेजमेंट कहलाता है। ध्यान से एक बार दोबारा सुन ले। जन्म से लेकर 4 सप्ताह तक के चूजों को पालना ब्रूडिंग कहलाता है। लेयर्स अंडे देने वाली मुर्गियों को बोलते हैं। रियरिंग जो होता है वो 4 से 8 सप्ताह तक के चूजों को पालना, और 8 सप्ताह से लेकर उत्पादन अवस्था तक पालना ग्रोवर मैनेजमेंट कहलाता है। तो ये थे अपने आज की क्लास के शानदार 25 क्वेश्चन। जो पोल्ट्री फार्मिंग के अभी 20 क्वेश्चन और बच के, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंस। अगर आपने टोटल 45 क्वेश्चन देख लिए तो आपको पूरी पोल्ट्री फार्मिंग याद हो जाएगी, और जेट के एग्जाम में इन्हीं क्वेश्चनों में से क्वेश्चन मिलने की पूरी संभावना रहेगी। तो कल अपन शाम को फिर लेके आएंगे पोल्ट्री फार्मिंग से संबंधित जो शेष क्वेश्चन रह गए उनके लिए। आप इस क्लास का लिंक सभी बच्चों को शेयर करें, ताकि बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग नहीं ले पा रहे, तो यह क्वेश्चन उनकी बहुत ही अच्छी मदद कर सकते हैं। तो आप इस क्लास को बारे में अपने सभी दोस्तों को बताएं। अब अपनी क्लासें रेगुलर आएगी।